So I'm just starting to share my screen now. Just let me know once you get it. आपको ये screen दिख रही क्या? हाँ. Okay. Okay. So shall we start? Yes. Yeah. Okay. So सबको नमस्कार. मेरा नाम सिंडी मॉल, मैं प्रोग्राम ऑफिसर हूँ जपाईगो पे. So उसके साथ मेरे को आप सबके साथ एक बड़ा धन्यवाद भी बोलने के लिए चाहती हूँ, क्योंकि हम सबको पता है अभी कोरोना का वजह से सब जन का लाइफ बहुत मुश्किल है. एंड उसके साथ आप सब जन हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, फिर भी आपने टाइम निकाला हमारे सेशन पे सुनने के लिए, थोड़ा नया नया चीजें सीखने के लिए. सो हमारे एंटायर टीम से आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया धन्यवाद. एंड आज का टॉपिक में हमने क्लिनिकल स्टैंडर्ड के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते. आज मेनली हमने फैसिलिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे. इसलिए हमने ग्रुप में भी मैनेजरियल पोजीशन कोई लोग है तो वो इसलिए अटेंड करने के लिए हमने रिक्वेस्ट कर रही थी. ठीक है ना? तो अगर आपको मतलब फैसिलिटी स्टैंडर्ड के बारे में आज अभी हम देखते हैं. तो पहला है फैसिलिटी स्टैंडर्ड 3. मतलब ये फैसिलिटी स्टैंडर्ड म्हणजे आपका वो लेक्चर मान्यता का बड़ा क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसमें हमारे पास क्या है 10 फैसिलिटी स्टैंडर्ड भी है. उसमें से सिर्फ 2 ही हम आज बात करेंगे, स्टैंडर्ड नंबर 3 वाला एंड स्टैंडर्ड नंबर 4 वाला, 3 एंड 14 वाला. सो पहले हम नंबर 3 का डिस्कस करेंगे. इसमें क्या है, इसमें हमने सिर्फ बहुत इजी चीजें हैं, सिर्फ तीनों आप लोगों को समझ रहे क्या नहीं देख लीजिए. आपके हॉस्पिटल में ऑलरेडी शायद करते भी होगा. सो ये 3 चीजों के बारे में हमने पहले बात करेंगे. सो ये क्या है, पहले ईज ऑफ एक्सेस बोलते हैं, दूसरा डिस्प्ले एंड साइनेज, तीसरा पेशेंट एजुकेशन. हमने एक एक करके भी डिस्कस करेंगे. पहला आप सबको एक क्वेश्चन है, अगर सोचो आपका हॉस्पिटल में, अगर हमारे कोई भी एक हॉस्पिटल में एक अपाहिज आदमी आ रहा है, सोचो उसको क्या है, अभी आपको हॉस्पिटल का बाहर रिक्शा से उतरा है, उसको अभी ओपीडी तक पहुंचना है, लेकिन वो अपाहिज आदमी है, आवृत है. सो उसको तुरंत आपका हॉस्पिटल में लेकर उसको हमारा टाइम पे केयर देने के लिए क्या क्या सुविधा हम आपका हॉस्पिटल में है. मेरे को कोई भी हॉस्पिटल बता सकते हैं क्या? विशाल मैंने जानकी हॉस्पिटल, आपको अपने आप से अनम्यूट करके बता सकते हैं क्या आपका हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है? Tanushree, could you please help me to unmute them? I'm not able to. Just a second. हाँ. और कोई श्री अम्बा हॉस्पिटल, श्री अम्बा हॉस्पिटल जी, आपको प्लीज अनम्यूट करके आंसर दे दीजिए जो मैम पूछ रही हैं. जी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं. अगर सोचो कोई भी अपाहिज आदमी आपका हॉस्पिटल पे आ रहे हैं, सोचो आपको हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है, उसको ओपीडी तक पहुंचना है. सो उसको उधर से ओपीडी तक लेकर आने के लिए, तुरंत हमारा केयर देने के लिए आपके पास क्या क्या सुविधा है? हाँ, श्री अम्बा हॉस्पिटल, थोड़ा जोर से बताओ क्या. हाँ जी, अभी आ रहे बढ़िया से आ रहे हैं. आप बता दीजिए. हमारे पास व्हील चेयर है और उनको लिफ्ट भी एक्सेसिबल है, और हमारे जो वार्ड में रहते हैं उनको हम जल्दी बुला लेते हैं और उनको व्हील चेयर पे लेके फिर ओपीडी तक लाते हैं, या फिर हमारे नीचे ही पार्किंग में अवेलेबल है. अगर कोई भी आता है तो फिर हम उनको सुविधा देते हैं. वेरी गुड. सो हमारा ये ईज ऑफ एक्सेस म्हणजे हमने इतना ही मानते हैं, क्योंकि कोई भी अपाहिज आदमी को आपको तुरंत उसको केयर देने के लिए, उसको इधर उधर लेकर जाने के लिए हमारे पास क्या क्या सुविधा है, वो ही हमने इधर बात करते हैं. आपने बता दिया, ऐसा ओपीडी में लेकर आए तो आपके पास व्हील चेयर है, बढ़िया है, वेरी गुड. अभी एक दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा हॉस्पिटल को पूछे हमने अभी? विशाल मैं जानकी हॉस्पिटल, आपको एडमिट कर सकते हो क्या? यस मैम. हाँ जी. अभी आपको एक क्वेश्चन है, सोचो आपका हॉस्पिटल में अभी सोचो एक LSCS एक सिसेरियन किया है, उधर से हमारे पेशेंट को ओटी से रिकवरी रूम कोई रूम को शिफ्ट करना है, उसके लिए आपके पास क्या सुविधा है? स्ट्रेचर. आपके पास स्ट्रेचर है, वेरी गुड. हाँ, वेरी गुड. सो अभी आपको एक तीसरा क्वेश्चन है, आपको ही पूछ रही मैं. सोचो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, फॉर एग्जाम्पल सोचो आग लग गया हॉस्पिटल पे, ठीक है. सोचो हमने आग लग गया हॉस्पिटल पे. सो हमारे ये अपाहिज आवृत और पेशेंट्स को आपको अच्छे सुरक्षित जगह पर आपने शिफ्ट करना है.
उसके लिए क्या क्या सुविधा है आपके हॉस्पिटल पे? फायर एग्जिट का रास्ता, अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर बोल रहे हैं, ठीक है, वो बढ़िया है, वो हमारे फायर काम आग कम करने के लिए कर रहे हैं ना। मेरा क्वेश्चन ये है, आपका हॉस्पिटल में पेशेंट से उधर आग लग गया तो वो पेशेंट्स को सही जगह पे, सुरक्षित जगह को शिफ्ट करने के लिए आपके पास क्या सुविधा है? और कोई भी एक कोड दबाएंगे और उसके बाद पेशेंट को, हाँ कोड दबाएंगे, उसके बाद हमारे लोग सब आएंगे और ठीक है, रेड कोड, ओके कोड रेड, बढ़िया बढ़िया। बाद में सब लोग मिलके पेशेंट को बाजू के बेड में ले लेंगे। अच्छा ठीक है, बढ़िया। अभी आपको हम बताएंगे ये तीनों चीजों के लिए आपके हमारे हॉस्पिटल में एक मैनेजर पोजीशन पे कोई भी है तो क्या क्या चीजें हमको है क्या नहीं कंफर्म करने के लिए, वो मैनेजर का रोल क्या क्या है। पहला है कि हमको कंफर्म कर रहे हैं हमारे हॉस्पिटल पे व्हीलचेयर है क्या और स्ट्रेचर है क्या, ये दोनों जरूर चीज है। दूसरा है, अगर सोचो हमारा हॉस्पिटल एक ही फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर पे है तो चलेगा, कोई टेंशन ज्यादा नहीं है, लेकिन एक और ऊपर एक और फ्लोर पे है और बड़ा बड़ा हॉस्पिटल को दूसरा भी बिल्डिंग होता है, सो वो तरीका हॉस्पिटल से तो हमको रैंप का यूज कर सकता है और रास्ता बन सकता है वो पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। अगर सोचो अलग अलग, सोचो मुंबई की तरह जगह है, उधर हमको रास्ता नहीं है, मतलब जगह ज्यादा नहीं है इसी तरह बड़ा रैंप वगैरह बनाने के लिए, तो अगर शिफ्ट करने के लिए आपको ये दो फोटो दिख रहे क्या, फोटो सब लोग दिख रहे क्या जानी हॉस्पिटल से, एक में क्या कर रहे हैं हम पेशेंट को बड़ा छत्तर पे शिफ्ट कर रहे हैं हम, और दूसरा में क्या है, एक तरीका का स्ट्रक्चर है। सो अगर सोच आग लगे तो हमको लिफ्ट भी यूज नहीं कर पाएंगे, स्टेयर से यूज करना पड़ता है हमको कभी कभी, है ना। अगर रैंप नहीं है तो हमको क्या करना है, इसी तरह का भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। उसको पेशेंट को बेल्ट से टाई किया है, देन दो जन नीचे आगे पीछे ऊपर और नीचे पकड़कर पेशेंट को शिफ्ट करके लेकर जाते हैं। सो ये सब किधर के लिए, अगर जगह का कमी है वो सभी का हॉस्पिटल को, ठीक है। सो ये एक चीज। दूसरा एक और थोड़ा भी काम है मैनेजर को ये सब चीजें पे, वो क्या है कि अगर सोचो इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो आपके पास एक इवैक्यूएशन प्लान, अभी आपको फोटो दिख रही क्या आपका? हाँ जी। सो आपका हॉस्पिटल ये सैंपल दिया है हमने, सो कोई हॉस्पिटल में ऑलरेडी एक प्लान होगा, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, बेसिक एक छोटा मैप बनाने का आपका हॉस्पिटल का, ठीक है, एक छोटा सा मैप बनाने का, वो उसमें से आपको दिखाने का, अगर सोचो ये इसमें क्या दिखाया है कि अगर सोचो कुछ आग लग गया तो नीचे लिखा है केस ऑफ फायर, कुछ आग लग गया तो कौन सा रास्ते से जाना है, कौन सा स्टेयर से जाए तो तुरंत हमने सेफ जगह पे पहुंचेंगे। सो इसी तरह का आपका हॉस्पिटल का एक छोटा मैप बना दीजिए, एंड ये सब बनाने से नहीं होगा, बना के हमने फोल्डर पे एक टेबल पे रखने से फायदा नहीं होते ना। सो हम क्या करना है, वो प्लान वो हमने हॉस्पिटल का अलग अलग जगह पे हमको चिपकाना है, ये दिख रहा है क्या चिपकाया है, तो उससे क्या होता है, बाहर का भी सबको वो समझ पाएंगे चलते हैं। सो इतना चीजें एक मैनेजर को करना पड़ेगा। अगर हमारा हॉस्पिटल में कोई भी क्या था अपाहिज आदमी है और औरत है, उसको शिफ्ट करना है तो व्हीलचेयर है क्या, ये है क्या, स्ट्रेचर है क्या देखना है। अगर सोचो हमारे पास पेशेंट को जगह का रास्ता की प्रॉब्लम है तो इसी तरह का कोई भी टेक्निक को मेंटेन कर रहे क्या, हाथ पे है क्या देखना है। एक इवैक्यूएशन की एक मैप, एक प्लान हॉस्पिटल के एक मैप बना कर रखा है क्या, वो भी हमको देखना जरूरी है। सो ईज ऑफ एक्सेस में म्हणजे बस हम इतना ही बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड 3 का पहला चीज। दूसरा चीज हमारे ये थोड़ा फोटोस आपके लिए डाला है, आपको पता है ये सब, मैं एक्सप्लेन करने का जरूरत ही नहीं है। दूसरा है डिस्प्ले एंड साइनेज। इसमें डिस्प्ले एंड साइनेज म्हणजे क्या है कि हमने बोलते हैं दिशा निर्देशक। अगर सोचो अभी मैं कौन सा हॉस्पिटल को ढूंढूं, कोई भी हॉस्पिटल, क्वेश्चन के पहले मैं देख रही हूँ सुभाष पड़े हॉस्पिटल, डॉक्टर सुभाष पड़े हॉस्पिटल, मैडम जी आपको आवाज वेरी गुड। अगर सोचो हाँ अच्छा से आवाज आ रहे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है, सोचो हम लोग एक, हाँ बढ़िया, सोचो ये दिशा निर्देशन के बारे में अभी हम बात करेंगे। सोचो हमने एक रेलवे स्टेशन पे है, ठीक है, एक रेलवे, सोचो आपने नया रेलवे स्टेशन है, आपको ज्यादा जगह पता नहीं, रास्ता पता नहीं, भाषा भी पता नहीं, सोचो आपको वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है,
तो हमने क्या करेंगे, अगर आपने को कुछ किधर पे लिखा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमको बहुत मुश्किल होगा ना ढूंढने के लिए। एक जन को पूछा तो बोलेंगे आप उधर जाओ, दूसरे को पूछा तो बोलेंगे आप इधर जाओ, तो हम कंफ्यूजन होते हैं। उसी तरह एक आपका हॉस्पिटल पकड़ो, एक पेशेंट आया है, सो सर को ओपीडी में, सर और मैडम को ओपीडी में देखा, सर ने बोला राधा और नाम क्या है, वो पेशेंट को बताएंगे आप इधर से पहले लैब में जाइए, वो लैब हमारा ये जगह पे है, लैब में जाओ, उसके बाद आपने फार्मेसी में जाके ये दवाई ले लो, उसके बाद आपने उधर जाके कैश पेमेंट करो। सो ये सब बोला है, लेकिन मैं हूँ और आप है पेशेंट है, किधर भी कुछ भी लिखा नहीं है, तो बहुत दिक्कत होंगे ना समझने पे, ठीक है नहीं? हाँ, सो ये सब के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए आप बताओ? ये प्रॉब्लम ना होने के लिए आपका हॉस्पिटल में क्या क्या दिशा निर्देशक होना चाहिए, बता सकते हैं क्या? या चित्र क्या क्या होना चाहिए हॉस्पिटल पे? क्वेश्चन समझा आपको? डायरेक्शन होना जरूरी है। हाँ जी बताओ सर। समझा, डायरेक्शन होना जरूरी है। हाँ, दिशा निर्देश जरूरी है। सो मतलब ये है आपको क्या करना है, थोड़ा अभी आपको एक फोटो दिख रही क्या? एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने डाल दिया, अभी जो फोटो के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। सो अभी आपको एक फोटो दिख रही क्या? इधर एक फोटो दिख रही है, कौशल हॉस्पिटल लिखा वाला। हाँ, सो हमने क्या बोलती थी, हमारा हॉस्पिटल पे थोड़ा सा दिशा निर्देशक होना जरूरी है। उसमें एक है इंफॉर्मेशन देने वाला, उसमें क्या है, इसमें क्या है, हमने कोई भी निर्देशक लिखो वो 2 लैंग्वेज पे होने तो अच्छा होता है, वो एक तरीका होता है। अभी देखो ऊपर ये हॉस्पिटल का इसमें क्या है कि ये हॉस्पिटल में क्या क्या सर्विसेज मिलते हैं, उसका ऊपर इंग्लिश में लिखा है, उसका नीचे ये महाराष्ट्र का है इसलिए नीचे मराठी में लिखा है, ठीक है। उसी तरह दूसरा वो आपको देखने का है, हमने साइनेजेस और हमने वो डिस्प्ले वगैरह करने टाइम पे 2 भाषा में कर रहे तो अच्छा होगा। एक आपका लोकल लैंग्वेज पे, अगर महाराष्ट्र लोग है तो मराठी, एंड दूसरा इंग्लिश या हिंदी। उसी तरह यूपी या झारखंड से है तो उधर का लोकल लैंग्वेज, उसके साथ हिंदी या इंग्लिश। सो वो 2 लैंग्वेज पे लिखा तो अच्छा होता है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा चीज क्या है कि आपको डायरेक्शंस, नेम क्या है कि अगर सोचा आपका हॉस्पिटल में ओपीडी है तो ओपीडी के ऊपर ओपीडी लिखा है क्या आपका ओपीडी पे? लेबर रूम के ऊपर लेबर रूम करके लिखा है क्या? लेबर रूम के ऊपर हमारे पास हाँ, और ऑपरेशन थिएटर के ऊपर ऑपरेशन थिएटर करके नेम बोर्ड लिखा है क्या? हाँ लिखा है। तो उससे क्या होता है, हमको समझता है ये रूम म्हणजे क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है, ये रूम लेबर रूम है, ये रूम ओटी है और ये ओपीडी है। तो उसी तरह डालना, नेम्स डालना, ये वगैरह निर्देशक डालना जरूरी है। दूसरा है डायरेक्शन। आपको मैं एक फोटो दिखाना चाहती हूँ, ये फोटो देखो, इसमें क्या है, ये एरो मार्क दिख रहे क्या? एक्सरे डिपार्टमेंट लेफ्ट से जाइए, और मेडिकल ट्रीटमेंट रूम ऊपर का फ्लोर पे है, मेल वार्ड ये जगह पे है। ऐसा आपको डायरेक्शंस पे दिखना आपको जरूरी है। और आपको पहले दिखाए वाला ये फोटो है, ये देखो हमारे ये टॉयलेट का फोटो दिख रहा है ना, इसमें क्या है, चित्र भी है, आदमी और औरत का चित्र है, उसमें लिखा है टॉयलेट, इसके साथ रास्ता भी दिखाया है। तो उसमें क्या है, जल्दी जल्दी हमको समझ पाते हैं, हमको क्या उससे क्या समझ रहे, क्या चाहिए, हमको क्या समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ ये फोटो से ही हमको पता चलते हैं, है ना। देन एक और चीज है, एकदम छोटा सा लिखा तो पता नहीं चलते, सो थोड़ा दूर से भी देखा तो भी हमको समझना है, अच्छा ये टॉयलेट है। सो वो लिखने टाइम पे भी थोड़ा बड़ा साइज पे लिखना जरूरी है। एंड दूसरा चीज क्या है, हॉस्पिटल में आप लोग कितना इसी तरह का निर्देशक, दिशा निर्देशक लिख रहे, वो सब सेम यूनिफॉर्मलिटी एक ही तरह का हो रहे तो अच्छा होता है, ठीक है। एंड 2 भाषा में है तो भी, अगर वो इन्फॉर्मेशन साइनेज वगैरह 2 भाषा में है तो भी बढ़िया होता है। तो ये सब चीजें हम अपने नर्सेस लोगों को भी बताते हैं, लेकिन ये काम किसको करना पड़ेगा, आप लोगों का हॉस्पिटल का मैनेजर का काम कौन कर रहे हैं उसको। अगर क्योंकि ये सब अपने साइनेज या निर्देशक वगैरह डाल रहे तो बहुत आसान होता है आपका हॉस्पिटल का स्टाफ को भी, पेशेंट्स को भी। सो इसलिए आपने क्या है, ये सब साइनेजेस डालने के लिए हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं। अभी तीसरा, ये लास्ट वाला है स्टैंडर्ड नंबर 3 पे, वो क्या है, वो है पेशेंट एजुकेशन। म्हणजे आपको लग रहा है क्या, अभी ये कौन सा हॉस्पिटल को पूछो,
एक मिनट। कोई भी हॉस्पिटल अपने आप से म्यूट कर सकते हैं क्या? ओके इतर रूपाली एमएम हॉस्पिटल। जी एमएम हॉस्पिटल आपको अनम्यूट कर सकते हैं क्या? मैं एमएम ट्राई हॉस्पिटल। करती हूँ। हाँ प्लीज। सो एमएम हॉस्पिटल जी, आपको एक क्वेश्चन है छोटा सा। आपको लग रहा है क्या आपका हॉस्पिटल में, किसी भी उत्तर दे दियो चलेगा, आपका हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं तो उसको कोई भी चीजों के बारे में काउंसलिंग देना या शिक्षण देने के बारे में आपको सोचा है क्या? आप लोग करते हैं क्या हॉस्पिटल पे? एमएम हॉस्पिटल प्लीज अनम्यूट करिए। हाँ बताइए, अनम्यूटेड है आप। यार सिस्टर जी मास्क वगैरह पहना अच्छा वाला। सिस्टर जी हेलो। सो आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है आपको लगता है क्या आपका हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा गर्भवती महिलाएं आते हैं, सो वो सब जन को कोई चीजों के बारे में शिक्षण देने का मतलब काउंसलिंग देने के बारे में आप लोग कभी भी सोचा है क्या? कुछ मटेरियल्स कुछ देते हैं क्या? पता है क्या? बता दीजिए प्लीज। आपका आवाज नहीं आ रहा है। और जानकी हॉस्पिटल और श्री अम्बा हॉस्पिटल कोई भी अनम्यूट करके बता दीजिए प्लीज। और स्प्राउट सीड हॉस्पिटल कोई भी बता दीजिए। है क्या? ठीक है हम जाएंगे, देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है कि हमने सोचा ये आपको पता है, बिल्कुल आपको पता है आपका हॉस्पिटल में एएनसी चेकअप होते हैं ना, एंटीनेटल पीरियड के लिए माँ चेकअप के लिए आते हैं ना आपका हॉस्पिटल पे, है क्या? नहीं आपका हॉस्पिटल में आते हैं? हाँ। तो वो आते टाइम पे आप लोग माँ को कोई भी चीज के बारे में सिखाते हैं क्या? मतलब डाइट के बारे में, खाना क्या क्या खाने का है, और इंजेक्शन टीटी कब कब लेने का है, और क्या है एक्सरसाइज के बारे में। लता हॉस्पिटल, हाँ लता हॉस्पिटल उत्तर दे सकते हैं क्या? आपको हॉस्पिटल में क्या क्या करते हैं? इसके साथ मेरे को थोड़ा उत्तर भी चाहिए। आप क्या कैसा करते हैं आप लोग? आपको हॉस्पिटल में आप कैसा देते हैं? लता हॉस्पिटल को प्लीज अनम्यूट कर देना तनुश्री, आई एम नॉट एबल टू। हाँ लता हॉस्पिटल। हाँ जी आवाज आ रहे हैं लेकिन आपका। ओके आप बता दीजिए एएनसी अगर सोचे आपका हॉस्पिटल में केस, कभी कभी हमने ये देखा है कि इंडो पेशेंट का केस पेपर में, इंडोर पेपर पे ऊपर या नीचे वगैरह अलग अलग चीजें हम लिखते होते हैं पेशेंट का एएनसी का टाइम पे। मतलब आपका ये टाइम पे आपका चेकअप के लिए आना चाहिए, आप खाने पे ये सब चीजें डाल खाना जरूरी है, आयरन रिच वाला चीजें का है, आईएफए टैबलेट्स लेने का है, वो सब का। सो उसी तरह दूसरा कब देते हैं हमने, माँ पेशेंट डिस्चार्ज करके जाने के पहले भी हमने थोड़ा पेशेंट को शिक्षण देते हैं, थोड़ा चीजें पे। सो एएनसी पीरियड में क्या क्या है, इंजेक्शन टीटी के बारे में, आईएफए टैबलेट्स के बारे में। आईएफए मंची क्या है पता है क्या? आईएफए मंची क्या है? लता हॉस्पिटल आप अभी भी म्यूट पे है, आप बात कर रहे मेरे को दिख रहे लेकिन आप अभी भी म्यूट पे है। आई एम नॉट एबल टू अनम्यूट। हाँ अभी लता हॉस्पिटल आप बता दीजिए। स्टिल वो लोग अनम्यूट में हो गया। नहीं बीच में अभी अनम्यूट है मैडम, हम तो अनम्यूट है। हाँ तो बताइए प्लीज। जी हाय मैम, हमारे क्वेश्चन ये है अपने एएनसी का पीरियड पे आप लोग कोई भी पेशेंट को मतलब पेशेंट्स को कोई भी एरिया में आप लोग एजुकेशन देते हैं क्या? कुछ तो मटेरियल वगैरह देते हैं क्या माँ के पास? हमारे हॉस्पिटल में आते हैं जब हम पेशेंट को सब इंफॉर्मेशन देते हैं जब। हाँ बढ़िया मैम। मैं आपका थोड़ा आवाज थोड़ा जोर से बता सकते हैं कि आपका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। हमारे इधर पेशेंट आते हैं तब हम पेशेंट को देते हैं, जब मैडम चेकअप करते हैं तब मैडम का चेकअप होने के बाद कैसा केयर करनी चाहिए और हम उनको ठीक है मैम। तो एएनसी के टाइम पे हमने ये सब चीजें के बारे में अपने ऑलरेडी बात किया, ये सब चीजें के बारे में हम बताते हैं। अभी आप बोल दो डिस्चार्ज के टाइम पे हम कोई भी चीजें के बारे में अपनी बात करते हैं क्या? डिस्चार्ज के टाइम पे करते हैं। क्या क्या है डिस्चार्ज के टाइम पे हम क्या क्या चीजें के बारे में आप बात करते हैं? जब पेशेंट एडमिट के बारे में बात करते हैं मैडम, अगले उनका चेकअप फिर कब आने का है। अगर किसी पेशेंट का सीजर हो जाता है तो स्टिचेस के बारे में कि अगर आपको पाचे लगे हैं तो उसकी केयर कैसी करनी है, उसको पानी नहीं लगना चाहिए। बढ़िया।
बढ़िया, वेरी गुड। तनुश्री, कुड यू प्लीज, डॉक्टर रेशमा निवाग्रे मैडम ने रेज किया है, हैंड रेज किया है, अब एक बार अनम्यूट करो क्या? हाँ हाँ मैंने करा है मैम, आप भी अपनी साइड से एक बार। मैडम हाँ, अगर हो आपको गया, कुछ बात हो करनी गया। है तो बात करिए। हेलो। यस मैडम। हाँ मैडम, डिस्चार्ज के वक्त हम लोग पेशेंट को अबाउट डाइट, अबाउट फीडिंग ऑफ बेबी और वैक्सीनेशन के बारे में। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। सो हमने डिस्चार्ज के टाइम पे बात करते हैं रेस्ट एंड हाइजीन के बारे में। आपने बोला तरह डेंजर साइन में, जैसे ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो जल्दी वापस आ जाइए, और बच्चा श्वास नहीं ले रहे तो जल्दी आ जाइए। और फैमिली प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, बच्चे को दूध पिलाने के बारे में बात करते हैं, वैक्सीनेशन के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट विजिट कब होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। सो ये सब चीजें हम बात करते हैं, लेकिन अभी उसके पहले हमने बात से करते हैं, उसकी तरह उसके साथ साथ और कोई भी तरीका से अपने ये सब इंफॉर्मेशन पेशेंट को देते हैं क्या? डिस्चार्ज करके राइट करके लिख के। डिस्चार्ज करके साथ में लिख के भी देते हैं। कभी कभी पेशेंट को क्या होता है, आपका बड़ा वो हमारा केस पेपर पे, इंडोर पेपर पे, केस शीट पे आगे पीछे उसका बहुत फोटोज के साथ आपने डालते होगा कभी कभी। और ये भी है, एएनसी का पीरियड में बहुत से ज्यादा पेशेंट्स, गर्भवती महिलाएं ओपीडी में आते हैं, ओपीडी में छोटा छोटा लीफलेट लिख रहे हैं, तो उसमें भी वो लोग को दे के वो लोग घर लेकर जाने के बाद भी वो लोग को पढ़ सकता हूँ। तो वो सब हमने ये एरिया पे आपको पेशेंट को एजुकेशन शिक्षण देना जरूरी है। अब आपको हमने थोड़ा सैम्पल्स दिखाएंगे, एक हॉस्पिटल में डूज क्या क्या करने का है, क्या क्या नहीं करने का है, और एक्सरसाइज क्या क्या है। तो ये सब के बारे में मैं एक सैम्पल आपको दिखा रही, मैं एक हॉस्पिटल में डाला वाला। तो ये इसी तरह डाइट खाने के बारे में, माँ को रेस्ट करने के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में, डेंजर साइंस के बारे में, दूध पीने के बारे में। अभी तो ये सबके साथ अभी कोरोना का टाइम है, तो उसके बारे में भी थोड़ा पोस्टर या लिफलेट देना जरूरी है। तो वो सब चीजें के बारे में भी हमने बात करते हैं। अभी सोचो, आपको अभी तक हमने बहुत सारी चीजें बात किया, क्या है, पहले से हमने व्हीलचेयर लेने के बारे में, शुरू से व्हीलचेयर और हमारे इसी तरह हमने साइंस पूरा है क्या बना, वो नहीं है तो बना लीजिए, हमारे पास पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए वो सब चीजें है क्या देखो। अभी हमने ये लीफलेट्स वगैरह बनाने के लिए बोला। सो ये सब चीजें हमने बनाया क्यों भी, वो बाद में भी वो उधर अच्छा से काम चल रहे क्या नहीं, उसमें कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ठीक ठाक हो रहे क्या, वो सब है हो रहे क्या नहीं देखना भी हमारा काम है। उसके लिए हम बोलते हैं, उसके साथ बाकी सब एक बार तो छोटे से करेंगे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डिंग रिलेटेड होते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी का रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो हमारा हमने डाला वाला साइनेज डिस्प्ले में कुछ गड़बड़ है तो पेशेंट का सेफ्टी मटेरियल इक्विपमेंट के बाद में रिलेटेड, और कोई भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है क्या नहीं उसमें चेक करो। अगर उसमें वो अगर कुछ गड़बड़ हमको दिख रहे, सोचो ओपीडी का साइनेजेस पूरा दिख नहीं रहे, उसमें खराब हो गया, तो आपने लिखोगे उसमें प्रॉब्लम है, सो एक्शन क्या है वो हमको नया वाला डालना है, तो एक्शन लिखोगे, एंड टाइमलाइन कितना दिन के अंदर हम करोगे। तो ये सब करके हमने एक रजिस्टर बना के रखो, महीने पे मिनिमम 2 बार तो कर रहे तो बहुत बढ़िया होगा। सो ये एक सैम्पल भी है हमने हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल में करते वाला। तो इतना ही चीजें हम आपको बता रहे हैं। स्टैंडर्ड 3 पे बेसिक 3 चीजें हैं। एक पाहिज आदमी आए तो उसको तुरंत केयर देने के लिए हमारे पास सुविधा क्या क्या है, अगर नहीं है तो क्या क्या हमको करना जरूरी है, उसका भी आपने ये बताया। दूसरा है, अगर साइनेज डिस्प्ले दिशा निर्देशक की जरूरत क्या है, अगर नहीं है तो उससे क्या क्या, अगर है तो क्या क्या फायदा होता है, अगर नहीं है तो हमको कैसा बनाने का, उसके बारे में भी बात किया। तीसरा हमारा पेशेंट को क्या क्या शिक्षण देना है, इंफॉर्मेशन देना है, वो कब कब देने का, प्रेगनेंसी का पीरियड पे भी, एएनसी के पीरियड पे भी, डिस्चार्ज करके जाने के पहले भी। सो वो क्या क्या होना चाहिए उसका सैम्पल्स भी हम आपको दे दिया। तो हम चाहते हैं आप लोग तुरंत जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी ये सब चीजों के बारे में आप लोग काम करना शुरू करेंगे करके हम मान रहे हैं। सो इतना ही है स्टैंडर्ड 3 पे। थैंक यू सो मच। अभी हमने स्टैंडर्ड 4 को जाएंगे, उसके लिए हमारा दूसरा प्रोग्राम ऑफिसर सना ओवर टू यू। सना आपको क्लास। थैंक यू सिनेमल, थैंक यू। मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, आप अपना स्टॉप कर दीजिए। या स्टॉप। मेरा स्क्रीन शेयर विजिबल है? यस यस सना। ओके ओके, थैंक यू। सो गुड आफ्टरनून, मेरा नाम सना है। अभी हम लोग देखेंगे हमारा फैसिलिटी स्टैंडर्ड का नंबर 4 देखेंगे। तो फैसिलिटी स्टैंडर्ड 4 में हमारे मेन 5 पॉइंट्स है जिसपे हमें अभी डिस्कशन करेंगे। पहला है इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है कैलिब्रेशन, चौथा है ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस एंड पांचवा है मेडिकल गैस।
तो अगर हम लोग पहला टॉपिक ले जैसे कि इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट जो है, आप सारे के हॉस्पिटल में, लेबर रूम में देखें, ओटी ऑपरेशन थिएटर में देखें, आपको जो रिक्वायर्ड मैंडेटरी इंस्ट्रूमेंट्स है और इक्विपमेंट है और जो ड्रग्स है वो आप लोगों के पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो अप्रोप्रिएटली अवेलेबल होना चाहिए, प्लस फंक्शनल होना चाहिए वो। और ये सारे के सारे जितने भी इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स और ड्रग है, इसका आपको एक इन्वेंट्री रजिस्टर बनाना है। तो अगर आप लोगों ने पहले से बना करके रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बनाया है तो उसका हम एक सैंपल आपको दिखा देंगे बाद में कि किस तरह से इन्वेंट्री रजिस्टर आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है जो लेबर रूम में होना चाहिए, जैसे कि बीपी अपैरेटस, थर्मोमीटर, सक्शन डिवाइस, फंक्शनल रेडिएंट वार्मर, डॉपलर, रेफ्रिजरेटर, लेबर रूम। तो पर्टिकुलरली लेबर रूम में हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है तो भी चलेगा। हीमोग्लोबिन मीटर, ग्लूकोमीटर, बेबी वेइंग स्केल, एडल्ट वेइंग स्केल, ऑक्सीजन सिलेंडर। अभी मैं आप में से किसी से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों में से कितनों के पास में हीमोग्लोबिन मीटर है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बाकी सब चीजें ऑलमोस्ट होंगी, बट ये जो हीमोग्लोबिन मीटर होता है बहुत सारे फैसिलिटीज में नहीं होता है। तो मुझे कोई अनम्यूट करके बता देंगे कि आपके पास है कि नहीं है? हीमोग्लोबिन मीटर है क्या आप लोगों के हॉस्पिटल में? MM हॉस्पिटल आप बता दीजिए। यूजुअली अगर हम इसकी बात करें तो डॉक्टर्स लोग हमें ये बोलते हैं कि आपके यहाँ पे लैब है, इनसोर्स लैब है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ता है इसका, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे मान्यता के हिसाब से क्या बात करते हैं, पर्टिकुलरली हम इमरजेंसी की बात करते हैं कि अगर रात के 12 बजे ऐसी कोई महिला है जिसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, या ऐसा कुछ हो गया है कि वो लेबर पेन के साथ में आई है, या ऐसा कुछ भी कंडीशन है, तो अगर आप लोग ब्लड कलेक्शन करने के लिए किसी को बुला भी रहे हैं, उसका रिपोर्ट आने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। इसके लिए अगर हीमोग्लोबिन मीटर आपके लेबर रूम में है तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि उसी वक्त ही तुरंत आप ब्लड लेकर के आपको उसका HB पता चल सकता है। तो इसलिए हम लोग आपको बोलेंगे कि अगर आप लोग हीमोग्लोबिन मीटर भी रख रहे हैं लेबर रूम में तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इक्विपमेंट जो रिक्वायर्ड है ऑपरेशन थिएटर में, तो बॉयल्स मशीन, शैडो लैम्प चाहिए रहेगा, वर्किंग सक्शन मशीन, डिफिब्रिलेटर, थर्मोमीटर और ऑक्सीजन सिलेंडर। तो आई होप कि ये सब भी आप लोगों के पास में होगा, मोस्टली सब चीजें। ओके, फिर जो कुछ ड्रग्स हैं, कुछ ड्रग्स हैं जो कि होने चाहिए, जैसे कि लेबर रूम में, ये PPT जो है हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, ओके, तो जो कुछ ड्रग्स है जो लेबर रूम में होने चाहिए, जैसे कि एंटीबायोटिक्स का मदर एंड बेबी इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट का 20 एम्पूल्स लेबर रूम में होना चाहिए, प्लस 20 एम्पूल्स आपका PIH का किट जो आपने बनाया है उसमें भी होना चाहिए। टैबलेट या इंजेक्शन लैबेटालॉल, या आपके पास दूसरा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है तो वो भी होना चाहिए। तो मैग्नीशियम सल्फेट एंटी कन्वल्सिव ड्रग है, सीवियर एक्लैम्शिया को प्रिवेंट करने के लिए, एंड टैबलेट लैबेटालॉल जो है। MM हॉस्पिटल आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आप बात नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, टैबलेट लैबेटालॉल या इंजेक्शन एंटी हाइपरटेंसिव है, ब्लड BP को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन, मेथार्जिन, प्रोस्टाडिन एंड टैबलेट मिसोप्रोस्टोल जो है ये एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर या फिर PPH मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये भी आपके लेबर रूम में होना चाहिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यानी कि डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन जो है वो प्री टर्म लेबर के दौरान भी दिया जाता है मदर को, तो ये भी होना चाहिए। प्लस इंजेक्शन विटामिन के न्यूबॉर्न बेबी के लिए दिया जाता है, तो ये भी आपके पास में होना चाहिए लेबर रूम में। और ऑपरेशन थिएटर में भी हमने यहाँ पे कुछ ड्रग्स जो है लिस्ट डाउन किए हैं, जैसे कि एट्रोपिन, एड्रेनालिन, हाइड्रोकोर्टिसोन, डेक्सामेथासोन एंड क्लोरफेनारिमिन। तो ये ड्रग्स जो मैंने मेंशन किया है, लेकिन फिर भी ये डॉक्टर्स का कॉल है कि वो लोग कि आप कौन सा सर्जरी करते हैं, और उस सर्जरी के हिसाब से आपको क्या लगता है कि आपके लिए कौन सा रिक्वायर्ड मेडिसिन है, या कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, या कौन सा इक्विपमेंट है, तो वो फंक्शन आपके ऑपरेशन थिएटर में होना चाहिए। उसका आपको एक लिस्ट बनाना है, और लिस्ट बनाना है, इन्वेंट्री लिस्ट बना करके रखना है, इन्वेंट्री रजिस्टर बना करके रखना है। तो मैंने आपसे कहा था कि एक सैंपल, तो ये आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिस्ट बना करके रखा हुआ है, जैसे मेडिसिन का हो गया, इक्विपमेंट का हो गया, इंक्यूबेशन ट्रे का हो गया। ठीक है, तो इस तरह से किस डेट पे उन्होंने चेक किया था कितना कितना है, तो इस तरह से एक इन्वेंट्री रजिस्टर एक सैंपल है। अगर आप लोगों के हॉस्पिटल में बना हुआ ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो ये एक सैंपल है, या आप
दूसरा कोई भी सैंपल सैंपल दूसरे तरीके से भी आप लोग बना सकते हैं। ये वेरियस हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ये डिफर करता है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, कोई एक हॉस्पिटल मुझे बताएंगे, कोई भी एक हॉस्पिटल अनम्यूट करके मुझे बता देंगे क्या कि अगर आपके हॉस्पिटल में जैसे कि मान लीजिए एक रेडिएंट वार्मर है और उसका बल्ब काम नहीं कर रहा है, या फिर कोई बॉयल्स अपैरेटस है, वो बॉयल्स अपैरेटस है जो खराब हो चुका है, तो ऐसे केसेस में आप लोग क्या करते हैं? अवंती हॉस्पिटल आप मुझे बता देंगे क्या, अगर बॉयल्स हेलो, हाँ बता दीजिए, आप कौन बता रहे थे, बता दीजिए कि अगर खराब हो गया तो ऐसे केस में आप लोग क्या करते हैं? हेलो, हाँ हेलो, हाँ अवंती हॉस्पिटल बता दीजिए। नाही ना, इलेक्ट्रिशियन नाही, बेबी असताना बेबी बरोबर लाईट गरम कपड़ा में। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि अगर रेडिएंट वार्मर नहीं है तो आप लोग गरम कपड़ा में बेबी को लपेटते हैं। हाँ। ओके, वो ओके ठीक है, वो आप लोग बेबी के लिए करते होंगे, लेकिन रेडिएंट वार्मर अगर खराब हो गया या काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए उसको ठीक नहीं कराना है क्या? उसको ठीक कराने के लिए ऐसा कुछ करते हैं आप लोग? लाइट के नीचे ये मैं किसी मैनेजर या डॉक्टर जो देखते हैं ना, उनसे मैं जानना चाहूंगी कि वो लोग क्या करते हैं अगर कुछ इक्विपमेंट खराब हो जाता है या इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है, वो क्या करते हैं? लाइट के नीचे बच्चे को रखेंगे, लाइट के नीचे। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि लाइट के नीचे बच्चे को रखेंगे, ठीक है, बच्चे के लिए आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ इंस्ट्रूमेंट का। अगर वो खराब हो गया तो उसे खराब ही रहने देंगे या आप उसको ठीक करने के लिए टेक्नीशियन को कॉल करके उसको बुलाएंगे मैम, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करेंगे। डॉक्टर धरक्षण मैम, आपने हैंड रेज किया है, आप अनम्यूट करके बता दीजिए। डॉक्टर धरक्षण मैम, हाँ, इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे उसी समय। ती म्हणते ते मशीनचं काय करणार, खराब झाली तर तशीच ठेवणार मेंटेनन्स। मैम वी लॉस्ट यू मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, आप लोगों ने एएमसी का नाम सुना है क्या? एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, किसी ने सुना है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का नाम? यस सुना है। तो क्या होता है, कोई मुझे बता देंगे? एनुअल आपके हॉस्पिटल में ऐसा कौन कौन सा इक्विपमेंट कोई है जो आपने जिसका एएमसी करवा करके रखा है? ड्रैगर मशीन है, एसी का है, लिफ्ट का एएमसी रहता है मैम। ओके, वो आके 3 महीने में सर्विस करते, नहीं तो मंथली उनका करते। ओके ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो एसेंशियल इक्विपमेंट है, उनका एएमसी करवाना जरूरी है और करवाना है, क्योंकि एएमसी क्या करता है कि एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या करता है कि कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि वो लोग रेगुलर आकर के आपके यहाँ पे चेकअप करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का, मेडिकल इक्विपमेंट का, नेटवर्क्स का, और अगर कुछ स्पेयर पार्ट्स आपको चाहिए तो फिर वो आपको प्रोवाइड करते हैं। कुछ इमरजेंसी में आपको सपोर्ट चाहिए तो आपको इमरजेंसी में बोलो और आप लोग उसका रिपेयर कराने के लिए बाहर जाएंगे तो उसका कॉस्ट जो है बहुत हाई हो सकता है, ठीक है। तो हाई होने की वजह से कॉस्ट हाई हो सकता है, तो इसके लिए ये जो एएमसी है करवाना है, ताकि ये जो हाई एक्सपेंसेस वगैरह है उस सबको आप लोग अवॉइड कर सके और अनएक्सपेक्टेड कुछ डैमेजेस को पहले से ही प्रिवेंट कर सके, इसीलिए एएमसी जरूरी है ना। तो एएमसी अगर आप किसी भी इक्विपमेंट का आप लोग एएमसी करा रहे हैं तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन अगर आप लोगों ने आपका हॉस्पिटल में किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मेट है जो ये एएमसी का ये सैंपल दिया गया है, इस फॉर्मेट में आप लोग एक रजिस्टर बना करके इस तरह से लिख करके आप लोग डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली कर सकते हैं। और एक और फैसिलिटी का मैं सैंपल दिखा देती हूँ जहाँ पे ये एएमसी का कॉन्ट्रैक्ट है, जिन्होंने एएमसी का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था। तो अभी हमें ना हमारा फिर से पिछले स्लाइड में हम लोग जाते हैं जहाँ पे मैंने बात किया था इक्विपमेंट्स इन लेबर रूम एंड ओटी। तो अभी मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ इक्विपमेंट है जिसके लिए आपको एएमसी की जरूरत है।
इनमें से कौन कौन सा ऐसे इक्विपमेंट है जिसके लिए आपको एएमसी की जरूरत है? एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। जो आपको लगता है ना कि जो भी ऐसा कोई इक्विपमेंट होता है जिसके लिए रीडिंग की जरूरत है और जो एक्सपेंसिव है, जो महंगा होता है, वॉइस अपैरेटस बहुत महंगा है, आप बार बार उसको खरीद नहीं सकते हैं, आप बार बार उसको रिपेयर के लिए नहीं दे सकते हैं, तो ये सारी जो चीजें होती है ना एएमसी करवाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जिसके लिए आपको एएमसी करवा सकते? कोई मुझे अनम्यूट करके बता दीजिए अपने आप को। एमएम हॉस्पिटल बता दीजिए। वार्मर के लिए चाहिए रहेगा, वेरी गुड। रेफ्रिजरेटर इन लेबर रूम। मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से रिपीट कर देंगे प्लीज। रेफ्रिजरेटर इन लेबर। रेफ्रिजरेटर एएमसी यूजुअली कराते नहीं है। रेफ्रिजरेटर के लिए एक टेम्परेचर चार्टिंग फॉर्मेट आता है जिसमें आप लोग मॉनिटर करते हैं। ओके, एक रेडियंट फॉर्मल है। और इसमें से देखिए आप लोगों को सक्शन डिवाइस को करना रहेगा क्या? एएमसी सक्शन डिवाइस करना रहेगा। डॉपलर को भी आप लोग करवा सकते हैं। वार्मर को आपने बोला है, ठीक है। और बेबी वेइंग स्केल, एडल्ट वेइंग स्केल अगर ये डिजिटल है तो कराना पड़ सकता है, ठीक है। वहीं अगर ओटी में देखें तो ये जो बॉयल्स मशीन है इसका एएमसी आपको करवाना है। शैडो लैम्प ये भी एक्सपेंसिव होता है, इसका कराना है। सक्शन मशीन का कराना है, डिफिब्रिलेटर का कराना है। तो इन सब चीज का आप लोग एएमसी करा सकते हैं। उसका प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन करके आप लोग मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अभी आपको कुछ डाउट है एएमसी से रिलेटेड? ओके, तो नेक्स्ट जो है, अभी मान लीजिए कि आप लोगों के पास में एक ब्लड प्रेशर बीपी अपैरेटस है, ठीक है। बीपी अपैरेटस से आपने ब्लड प्रेशर चेक किया। अभी आपको कैसे पता कि वो जो ब्लड प्रेशर आपको मिला है वो एकदम बराबर है, एक्यूरेट है? जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, चाहे वेइंग मशीन है उसका आपको जो आपने वेट लिया है वो बिल्कुल बराबर है, ठीक है। कैसे पता चलेगा? चाहे थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर आपको बराबर से टेम्परेचर बता रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? कैलिब्रेशन से। वेरी गुड, कैलिब्रेशन से। तो कैलिब्रेशन क्या होता है? कैलिब्रेशन क्या है कि एक आप लोग कंपेयर करके देखते हैं कैलिब्रेशन से, उसका कंपेयर करते हैं दूसरे डिवाइसेस से कि उसका जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो एक्यूरेट या स्टैंडर्ड है कि नहीं है। तो ऐसे जो भी मैंने आपको बताया था कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है जो रीडिंग देते हैं, है ना, उन सभी का कैलिब्रेशन कराना मैंडेटरी है। जैसे कि बीपी अपैरेटस हो गया, वेइंग स्केल हो गया, थर्मामीटर हो गया, रेडिएंट वार्मर हो गया और हो गया, तो ये सबका ग्लूकोमीटर हो गया, तो ये सब का कराना जरूरी है, ठीक है। और जिसका भी आपने कैलिब्रेशन किया है उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली होना जरूरी है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन आपको 3 चीजों को ध्यान में रख के करना है। जैसे कि कैलिब्रेशन मेथड, आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया था कैलिब्रेशन करने का, कैलिब्रेशन का रिपोर्ट क्या निकला है, एंड देन कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो कैलिब्रेशन का अभी जो मैंने मेथड का बात किया है हम इसको देख लेते हैं। कैलिब्रेशन दो टाइप का होता है, एक तो है आउटसोर्स और एक है इन हाउस, ठीक है। तो आउटसोर्स के लिए आप किसी लाइसेंस स्पेशलिस्ट एजेंसी को बुलाते हैं आपका हॉस्पिटल में और वो लोग कैलिब्रेट करते हैं और वो प्रॉपर्ली आपको रिपोर्ट दे करके उसका सर्टिफिकेट देते हैं। और जो इन हाउस कैलिब्रेशन है वो कभी भी जब आपको लगता है पीरियडिकली आपके हॉस्पिटल में कोई भी क्लिनिशियन या कोई भी आपके हॉस्पिटल में कैलिब्रेशन कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं बोलूंगी, अगर आपको डाउट है कि आपका बीपी अपैरेटस ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, तो तीन बीपी अपैरेटस ले लीजिए। 3 बीपी अपैरेटस लेकर के एक महिला का पहले बीपी अपैरेटस से आप रीडिंग लीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए एक ही टाइम पे, तीनों से लेना है, ठीक है। पहला बीपी अपैरेटस से आपने रीडिंग लिया, उसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर दूसरा बीपी अपैरेटस से आपने रीडिंग लिया, उसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर तीसरे बीपी अपैरेटस से रीडिंग लिया आपने, उसको नोट डाउन कर लीजिए। और उसमें देखिए उन तीनों रीडिंग में आपको कितना डिफरेंस पता चल रहा है। अगर ऐसा कोई रीडिंग है जिसमें आपको ज्यादा वेरिएशन दिखाई दे रहा है दोनों से, तो उसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ डिफॉल्ट आपको फिर उस मशीन को कैलिब्रेशन के लिए भेजना रहेगा। इसी तरह से अगर आप वेइंग मशीन को देखेंगे तो एक स्टैंडर्ड 1 kg का एक वेट आता है, स्टैंडर्ड 1 kg का, तो उसको आप वेइंग मशीन पे डाल करके देखिए कि आपको क्या 1 kg दिखा रहा है। अगर नहीं दिखा रहा है, कुछ डाउटफुल है, तो डिफॉल्ट है, तो आपको फिर उसको कैलिब्रेशन के लिए भेजना रहेगा। तो इस तरह से आप इन हाउस कर सकते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ कैलिब्रेशन है। इसके बाद आप लोगों को जो रिपोर्ट है, अगर आप लोगों के पास में एक फॉर्मेट है कि किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करना है रिपोर्ट का, तो
आप लोग उसी को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी हमने एक अटैच किया है कि किस तरह से आप बना सकते हैं, और ये एक सैंपल है सर्टिफिकेट कैलिब्रेशन का। तो दोनों सैंपल है कि रिपोर्ट आप किस तरह से बना सकते हैं, लिख सकते हैं, एंड देन सर्टिफिकेट ऑफ कैलिब्रेशन। और ये भी एक हॉस्पिटल का सैंपल है, यहाँ पर भी ना कैलिब्रेशन किस तरह से उन्होंने मेंटेन कर रखा है, ये भी आपके लिए एग्जांपल है, तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को? ओके, तो ये मैंडेटरी है, एएमसी होना और कैलिब्रेशन होना, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस। तो आप लोग अगर कभी भी कुछ भी नया खरीदते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने भी फोन खरीदा, मोबाइल फोन खरीदा, नहीं तो अगर आपने एक प्रेशर कुकर खरीदा है, कुछ भी खरीदा, तो आपने हमेशा देखा होगा कि उसके साथ में एक मैनुअल आता है। वो मैनुअल में पूरा लिखा रहता है कि अच्छे से, कि आपको इंस्ट्रक्शंस लिखा रहता है कि आपको कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या डूज है, डोंट्स है, क्या करना है, क्या नहीं करना है करके अच्छे से उसमें लिखा रहता है कि नहीं, ठीक है। तो वो रहता है मैनुअल। तो इसी तरह से आप लोग कोई सा भी इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट कुछ भी खरीदते हैं तो उसके साथ में भी वो मैनुअल आता है। तो वो मैनुअल को आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि वो गाइडेंस, वो यूजर गाइड है, वो डॉक्यूमेंटेशन है कि वो बताता है कि करेक्टली कि वो किस तरह से फंक्शन करता है, क्या क्या उसके फंक्शन है, किस तरह से अप्रोप्रिएटली वो मेंटेन करके रखना है, सब उसमें लिखा रहता है। तो आपको करना ये है कि उसका एक हार्ड कॉपी या तो उसे लैमिनेट करके कहीं पे चिपका दीजिए, आप कहीं पे नहीं, जो जहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है वहां पे आप चिपका दीजिए, या फिर हार्ड कॉपी में उसको वहां पे ना उसको मैनुअल को जहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट है वहीं पे आप चिपका दीजिए। क्यों चिपकाना जरूरी है, या फिर उसका कुछ एक फाइल मेंटेन करके रखिए। क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर कोई एक स्टाफ, जो मान लीजिए कि कोई रेडियंट फॉर्मर बहुत फ्रीक्वेंट है, वही रेडियंट फॉर्मर को हैंडल करती थी, उनको सारा फंक्शन उनको मालूम था, लेकिन हुआ ये कि वो जो स्टाफ थी, क्या पता उन्होंने जॉब छोड़ दिया, या उस दिन उस दिन वो एब्सेंट थी, और जो दूसरी स्टाफ है वो नहीं है, उनको नहीं मालूम है कि किस तरह से इसका फंक्शन होना है। तो ऐसे केस में वो मैनुअल को पढ़ सकती है और उसका फंक्शंस वगैरह सब जान करके देख करके उसको हैंडल कर सकती है डेटा फॉर्मेट को। तो इसीलिए ये मैनुअल होना जरूरी है। तो यहाँ पर भी आपके लिए कुछ सैंपल्स है कि किस तरह से आपका हॉस्पिटल में आप लोग मैनुअल को मेंटेन करके रख सकते हैं। ओके, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेडिकल गैसेस। आप सभी जानते हैं कि मेडिकल गैसेस आप सबके हॉस्पिटल में है, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ मेडिकल गैसेस। कौन कौन से मेडिकल गैसेस चाहिए, होने चाहिए, सब लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें फिर भी हम लोग उसमें देखते हैं, जैसे कि जो मेडिकल गैसेस होता है आपको देखना है कि वो एप्रोप्रिएट प्रॉपर कलर में हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ऑक्सीजन का सिलेंडर देखेंगे तो ऑक्सीजन का सिलेंडर व्हाइट एंड ब्लैक कलर का होता है। नाइट्रोजन का कैसा होता है, ब्लू कलर में होता है। तो इस तरह से वो कलर जो उसका कलर कोड जो है सिलेंडर्स का वो प्रॉपर होना चाहिए। और गैस सिलेंडर जो है हमेशा लेबल होना चाहिए, लेबल करके उसको रखना है। एंड देन उसको आपको चेक करना है कि वो जो सिलेंडर है वो खाली है या भरा हुआ है, एम्प्टी है या फिल्ड सिलेंडर है। और उसमें जो फ्लो मीटर होता है वो भी आपको चेक करना है, जो फ्लो मीटर होता है कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं करना है। और यूजुअली जो मेडिकल गैसेस होते हैं ना, उनको आपको एकदम उसको आपको सिक्योर करके रखना है। आपको कोशिश करना है कि वो कहीं गिर ना जाए, कहीं से उसको प्रिवेंट करना है फॉल करके। तो इस तरह से ना कुछ टाई अप करके रख सके, नहीं तो ना फिर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो स्टैंड होता है ना उसमें रख सके। तो इस तरह से आपको रखना है, कहीं ऐसे ही नहीं रखना है उसको, हमेशा प्रिवेंट कर अच्छे से रखना है उसको। जैसे कि उसके लिए हम लोग आपको कुछ इमेजेस दिखा रहे हैं इस तरह से, जैसे हॉस्पिटल में टाई अप करके रखना, नहीं तो सिलेंडर का स्टैंड में रखना रहता है। ओके, और हमारे पास ठीक है। और ये सिलेंडर्स जो हैं, जो जितने भी गैसेस हैं, आपको इनमें हमको क्या क्या चीजें देखनी रहती है, कितना कितना दिन में देखना रहता है उसका, तो उसके लिए भी हमारे पास में एक चेकलिस्ट है। अगर आपके पास में ये चेकलिस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो हम लोग आपको भेज देंगे। तो ये था पूरा स्टैंडर्ड, हमारा फैसिलिटी स्टैंडर्ड का 4 टॉपिक था अभी तक में आपको कुछ भी डाउट है, इक्विपमेंट से रिलेटेड हो गया, चाहे एएमसी से हो गया, चाहे ऑपरेशन मैनुअल से हो गया, चाहे कैलिब्रेशन से हो गया, चाहे मेडिकल गैसेस से, आपको कुछ डाउट है किसी चीज में तो आप लोग पूछ सकते हैं।
ओके तो हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोगों का एक रिवीजन है पीपीएच में, जो अपने लास्ट टाइम पे पढ़ा था। ये रिवीजन विल बी टेकन बाय सिनेमोल। सो थैंक यू, ओवर टू यू सिनेमोल। थैंक यू सना, थैंक यू सो मच। अभी ना एक्चुअली आज अभी हमने क्या करने वाला है कि हमने ये पहले बताया नहीं था, लेकिन एक छोटा सरप्राइज है। हमको थोड़ा जानना चाहिए, आप सब जन लास्ट क्लास सुना होगा ना, लास्ट हफ्ते का क्लास है क्या? अगर कोई भी मेरे को हाथ से दिखा सकते हैं क्या सब जन कौन कौन था करके? हाँ हाँ ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है, आप लोग नहीं था। और कोई भी जन लास्ट क्लास पे था क्या? ऐसा तो करो प्लीज, देखने दो कोई है क्या? ये दिख रहे के तो या श्रीयम हॉस्पिटल वगैरह था, ठीक है, दूसरा भी हॉस्पिटल मेरे को दिख रहा है, बढ़िया। सो अभी हमने क्या करने वाला चाहती हूँ कि मैंने 10-15 मिनट मैं देखती हूँ आप लोग कुछ उसके बाद में कुछ उसके बारे में सीखा है क्या, कुछ पढ़ाई किया है क्या, वो हमको देखना है। किसी को मेरे को बता सकता है क्या कि अभी श्रीयम्बा हॉस्पिटल ने बोला आप लोग अटेंड किया था? सो जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ और आप म्यूट कर दीजिए, अपने आप से अनम्यूट कर दीजिए। आप बता दीजिए पीपीएच म्हणजे क्या है। मेरे को सिर्फ 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को मेरे को मैं अलग अलग जन को पूछती हूँ, 6 क्वेश्चन को उत्तर मिला तो हम बहुत खुश होंगे। पहला क्वेश्चन है पीपीएच म्हणजे क्या है? श्रीयम्बा हॉस्पिटल आप अनम्यूट कर दीजिए, बता दीजिए। हेवी ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी। हाँ सही बात है, सही बात है, बताओ। हेवी ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, बढ़िया। लेकिन आप मेरे को थोड़ा अच्छे से थोड़ा सा और थोड़ा नारो करके बता दीजिए, क्योंकि सबको डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होता है। पोस्टमार्टम हॉस्पिटल बता दीजिए। पोस्टमार्टम हेमरेज। वेरी गुड, वेरी गुड। पीपीएच का फुल फॉर्म है पोस्टमार्टम हेमरेज। उसका मतलब क्या है? तभी माँ को डिलीवरी के बाद तो ब्लीडिंग होता ही है, लेकिन इधर हमने बोलते हैं किसी किसी को थोड़ा ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है ना। ज्यादा ब्लीडिंग म्हणजे क्या है, कैसा समझते हैं कि ये माँ को पीपीएच नहीं करते? अवंती हॉस्पिटल मेरे को उत्तर दे सकते हैं क्या? हाय सिस्टर जी, अवंती हॉस्पिटल बता सकते हैं क्या? ज्यादा ब्लीडिंग बोला आपने, पीपीएच म्हणजे क्या है? पीपीएच कैसा समझते हैं? हाँ सही है, बता दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, हम टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ। अभी अच्छा से सुनो, अच्छा से सुनो, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पीपीएच म्हणजे आपने ऐसा पता चलता है अगर 500 ml के ऊपर ज्यादा ब्लीडिंग हो गया है माँ को, और आपने देख रहे कि 5 मिनट आप हमने पैड रखते था मम्मी को डिलीवरी के बाद, 5 मिनट में एक पैड पूरा ब्लड से भर गया, तो देन उसको बोलते हैं, हमने बोलते हैं वो माँ को पीपीएच है, ठीक है। देन एक और चीज आपको याद रखना, ये पीपीएच सिर्फ हॉस्पिटल में कब दिन तक माँ है वही टाइम पे होने वाला चीज नहीं है। डिलीवरी होने के बाद 42 दिन पे कभी भी माँ को पीपीएच जाने का चांसेस होता है, ठीक है। सो वो ऑलवेज आप याद रखना, अभी 42 दिन पे कभी भी आ सकता है। ऐसा समझते हैं 500 ml के ऊपर ज्यादा ब्लीडिंग हो गया क्या, और 5 मिनट में एक पूरा पैड ब्लड से भर गया था। अभी मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके लिए, पीपीएच होने का कारण क्या क्या है? एमएम हॉस्पिटल बता सकते हो क्या? एमएम हॉस्पिटल अपने आप से आप एक बार अनम्यूट कर दीजिए और हाँ जी बता दीजिए। टी से होता है, 4 प्रकार के टी होते हैं। हाँ क्या क्या है वो 4 प्रकार के? एटॉनिक मतलब क्या है? एटॉनिक म्हणजे क्या है, सबको समझा लीजिए, आपने अच्छे से बोल रहे हैं। एटॉनिक पीपीएच म्हणजे क्या, कारण क्या है उसका? एटॉनिक मतलब क्या है? पीसी है, आपको पता है, यूट्रस कड़क नहीं हो रहा है, यूट्रस कड़क नहीं हो रहे तो उसको हमने उसके वजह से ब्लीडिंग हो रहे तो एटॉनिक पीपीएच बोलते हैं। बढ़िया। आपने दूसरा टी क्या बोला? दूसरा टी क्या बोला? टेयर हुआ तो वेरी गुड, फिर भी टेयर हो गया तो उधर से ब्लीडिंग आने का चांसेस है, सही बात है। तीसरा कारण क्या है? टिश्यू, उसका मतलब क्या है? उसमें अंदर क्या अगर है? कोई टिश्यू प्लेसेंटा का अगर कुछ वेरी गुड, वेरी गुड। हमने प्लासेंटा निकालने के टाइम पे हमने प्लासेंटा देखना है, सीधा पीला कलर का तैली में फेंकने के पहले इसका ये माँ का जगह अटैच किया वाला जगह से कुछ ब्लीडिंग कुछ आ रहे क्या? अगर उधर से फ्लैश ब्लीडिंग आ रहे म्हणजे क्या है? प्लासेंटा का कुछ टुकड़ा यूट्रस के अंदर अभी भी है, तो उधर से ज्यादा ब्लीडिंग आने का चांसेस होता है बाद पे, है ना। सो वो एक कारण है, टिश्यू प्लासेंटा का कुछ टुकड़ा अंदर रह गया तो। 14 कारण क्या है? एक और कारण है, वो उतना कॉमन नहीं है लेकिन आपको पता होगा।
14 कारण क्या है? और तो सच्चा आपको पता होगा, ठीक है। BT-CT में गड़बड़ है तो ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, है ना। सो ये है 4 कारण। अवंती हॉस्पिटल आपको चलिए शोभाश्री, अच्छा पता नहीं, ओके। रेवती पाटिल सिस्टर जी, अच्छा मैडम को म्यूट है। सो ये है हमारा 4 कारण ब्लीडिंग होने के लिए। ओके, वो दिन हमने बात कर रही थी एक और चीज। अभी लता हॉस्पिटल का क्वेश्चन है। लता हॉस्पिटल आप अनम्यूट कर दीजिए, आपको है क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, अगर सोचो माँ को, हाँ क्वेश्चन ये है आपके लिए, अभी माँ को देखा बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है। अभी सोचो एटोनिक पीपीएच है, यूट्रस कनेक्ट नहीं हो रहे, उसके वजह से ब्लीडिंग हो रहा है। तो माँ शॉक में चले गए, बोले डॉक्टर अरे बाप रे पेशेंट शॉक में चले गया है। क्या है शॉक मतलब क्या है? अगर हो क्या है शॉक? पेशेंट को ब्लीडिंग ज्यादा हो गया तो पेशेंट को क्या होगा? टीपीआर बीपी में क्या क्या चेंजेस होते हैं ज्यादा ब्लीडिंग हो रही तो? बीपी क्या होगा? बीपी नीचे जाते हैं क्या और ऊपर जाते हैं क्या? नीचे जाते हैं, बढ़िया। और टेम्परेचर में क्या होते हैं? फॉल होते हैं, बढ़िया। अभी पल्स रेट में, हार्ट रेट में क्या होते हैं? पल्स में क्या होते हैं? ब्लीडिंग टैकीकार्डिया, वेरी गुड। अभी श्वास का गति, रेस्पिरेटरी रेट में क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, नहीं कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं या बढ़ हो जाता है? एक्चुअली अभी आपको सिखाती हूँ, बताती हूँ। एक्चुअली वो बढ़ जाते हैं क्योंकि ब्लड में हमारे हीमोग्लोबिन है, ब्लड हमारे पूरा जगह पे ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। अभी हमारे कंडीशन पे क्या है? ब्लड ही नहीं है, ब्लीडिंग हो रहा है ना। सो हमारे बॉडी पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिलने देने के लिए जगह ये नहीं है। सो हमारे ऐसे कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म क्या होते हैं? हमारा लंग्स बार बार श्वास ले लेंगे, कितना ऑक्सीजन मिलने के लिए पॉसिबल उतना लेने के लिए, ठीक है। ये 4 चीज के साथ माँ को थोड़ा सेमी अनकॉन्शियस हो जाते हैं। मम्मी को आप पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है, बता सकते हैं क्या? मम्मी को नहीं हो पा रहा, आप किधर हो, बताओ, नहीं हो पा रहा। सो आपको याद रखने के लिए हमने 4 ऐसा बोलते हैं, टैकी टैकी हाइपो हाइपो, टैकीकार्डिया, टैकिपनिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोटेंशन। पल्स रेट बढ़ जाते हैं, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाते हैं, टेम्परेचर नीचे जाते हैं, इसी तरह बीपी भी नीचे जाता है, ठीक है। ये इतना हो रहे तो उसके साथ अनकॉन्शियसली हो जा रहे तो मम्मी अभी शॉक में पहुंच गया। सो इतना ब्लीडिंग हो रहा है, माँ को ये सब हो रहे तो ऐसे स्टाफ नर्स आप क्या क्या करोगे मम्मी को बचाने के लिए? तुरंत फटाफट क्या क्या करोगे बताओ? अवंती हॉस्पिटल बताओ। Hi Cinemol. Yarin Singh, please. Veer Hospital from Pune is actually answering it very this one actively on the chart. So अच्छा, sorry है, वीर हॉस्पिटल आपको अनम्यूट कर सकते हैं क्या? बता सकते हैं क्या? नहीं एक मिनट, have been very active. So yeah. वीर हॉस्पिटल एक्चुअली मेरे को उसमें दिख नहीं पा रही थी। सो वीर हॉस्पिटल आप एक बार बता सकते हो क्या? आई कांट नो पढ़ दो ना, लाइक नहीं एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू गेट द चैट। ओके या वीर हॉस्पिटल ने लिखा है या टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, टैकिपनिया, स्किन कलर, कोल्ड एंड क्लाइमी। वेरी गुड, हमारा टैकी हाइपो बहुत अच्छा से आपने बोल दिया, वेरी गुड। ऐसा ये सब हो रहे तो अभी क्या करोगे? आप लोग गए, स्टाफ नर्स ही है, डॉक्टर बाजू में नहीं है, आपको ये सब हो रहे तो आप क्या करोगे मैनेज करने के लिए? बता सकते हैं क्या प्लीज? इंजेक्शन पिटोसिन का ड्रिप। रुको, इंजेक्शन पिटोसिन डॉक्टर बोलने के बिना नहीं दे पाएंगे ना। हमने नर्स का काम क्या है पूछ रही हूँ। डॉक्टर आईवी लाइन सिक्योर करेंगे। हाँ मैम, आईवी लाइन सिक्योर करेंगे। हाँ आईवी फ्लूइड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एनएस नहीं तो आरएन, उसके बाद पेशेंट को कवर करेंगे अच्छे से वार्म करने के लिए। ठंडा हो रहा है मम्मी को इसलिए, बढ़िया। और यस, और डॉक्टर को इन्फॉर्म करके फिर अगर वो बोले ब्लड रिजर्व करना है तो ब्लड रिजर्व करेंगे। हाँ बढ़िया। और पेशेंट को अगर डॉक्टर के ऑर्डर बोलेंगे तो पॉज इंजेक्शन दे सकते हैं। ठीक है बढ़िया। सो पहले आपने सही से बोला, अभी हमें ना थोड़ा ऑर्डर वाइज भी थोड़ा सा बोलते हैं, ठीक है। तो आपने अभी इतना चीजें बोला, ये बोली एक ही पेशेंट को एक ही स्टाफ को ये पूरा कर सकता है क्या अकेले? नहीं।
तो पहला काम क्या है, शॉर्ट फॉर हेल्प, कितना स्टाफ आपके साथ मदद के लिए आ सकते हैं सबको बुलाएंगे, ठीक है। एंड ये एक टीम वर्क होता है, अगर पीपीएच वगैरह पेशेंट में गया तो आपको एक टीम वर्क होना चाहिए। सो एक पर्सन टीम लीडर होता है। अगर हमने बताया माँ का यूट्रस का क्या है, एटोनिक यूट्रस है, मतलब यूट्रस कनेक्ट नहीं हो रहे उसके वजह से है। सो एक स्टाफ कंटिन्यूसली यूट्रस को मसाज करके रखेंगे, ठीक है, करते रहते हैं। दूसरे क्या है, पेशेंट को ब्लीडिंग है, बीपी कम हो रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, कौन सा पोजीशन दे दोगे माँ को? हाँ, आरएमएच बता दीजिए, पेशेंट को कौन सा पोजीशन दे दोगे? हेड लो देना है क्या? हेड नीचे रखना है ना, सो ब्रेन को अच्छे से ब्लड पहुंचना है, ऑक्सीजन मिलना है, तो हेड लो पोजीशन दे देंगे। माँ को ऑक्सीजन देना है क्या? हाँ, माँ को ऑक्सीजन देना है, क्योंकि माँ को ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, ब्लीडिंग हो रहे ना। सो 6 to 8 लीटर पे हमने ऑक्सीजन लगाएंगे। देन हमारे ब्लीडिंग है, बॉडी में पानी कम जा हो रहा है, तो हमको आईवी फ्लूइड लगाना है। दोनों हाथ में 16 या 18 का कैनुला लगाएंगे, क्योंकि वो बड़ा है, होल बड़ा है, सो जल्दी जल्दी पानी अंदर जाएंगे। सो 16 या 18 का कैनुला लगाएंगे। हमारा उद्यम ये है कि क्या है, काम ये है कि पहला 15-20 मिनट के अंदर 1 लीटर पानी बॉडी के अंदर जाना है, वो एनएसबी हो आरएलबी हो, ठीक है। वो पहले आप करने दें, पेशेंट को कैथेटराइज करेंगे, ब्लड ग्रुप क्रॉस मैचिंग करेंगे, ब्लड बैंक में ब्लड के लिए अरेंज करेंगे, ये सब आपका पहला काम है। उसके बाद बाय द टाइम आपने डॉक्टर को भी कॉल करते होगा, देन अपने मेडिसिन भी चालू करेंगे। अभी मैं किसको पूछती हूँ, एक क्वेश्चन है मेरे को हमारा, ओके, वीर हॉस्पिटल बता रहे तो भी अच्छा होगा। और स्प्राउटिंग सीड हॉस्पिटल है क्या? हाँ है। हाँ सर जी, आप मेरे को बता दीजिए, अगर माँ को ज्यादा ब्लीडिंग हो रहे है, एटोनिक पीपीएच है, यूट्रस कड़क नहीं हो रहे, उसके वजह से ब्लीडिंग हो रहे, तो हमने आपको 4 दवाइयों का नाम सिखाई थी लास्ट क्लास। वो 4 दवाई का नाम बता सकते हो क्या प्लीज? हाँ, पहला दवाई कौन सा है? माँ को एटोनिक पीपीएच में जा रहे हैं, माँ का यूट्रस, हाँ वेरी गुड, पिटोसिन। कितना यूनिट? 10 यूनिट पर नहीं 20 यूनिट। देन हमने नॉर्मल डिलीवरी के बाद, कोई भी माँ नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद पहला 1 मिनट के अंदर, दूसरा बच्चा नहीं है तो हमको 10 यूनिट देना जरूरी है। इधर कंडीशन क्या है, माँ को उसके बाद ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, तो वाई टाइम एक्स्ट्रा डोज देना पड़ता है ना, तो वो 10 के बिना एक्स्ट्रा हमको 10-20 यूनिट हमको हमारा आईवी फ्लूइड में लगाकर देना पड़ता है, ठीक है। अभी हमने पिटोसिन दे दिया, फिर भी ब्लीडिंग चालू है, ब्लीडिंग कम नहीं पड़ रहा है सर, आने के लिए थोड़ा भी और टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट दवाई क्या सिखाया हमने? वेरी गुड, इंजेक्शन मेथर्जिन, ठीक है। आप मेरे को बोलते हो मेथर्जिन किसको किसको नहीं दे सकता, बस वो बता दीजिए। हाँ, ब्लड ग्रुप नेगेटिव, ठीक है। मैं आपको ना, हम आपको भारत सरकार का नियम के हिसाब से बता रहे, तो हमने क्या बता, वो लोग क्या हमको सिखा रहे हैं कि अगर हमने इंजेक्शन मेथर्जिन किसको किसको नहीं दे सकता, अगर कोई भी महिला है, उसको हाइपरटेंशन है और हार्ट का प्रॉब्लम है और सिवियर एनीमिया है, तो ये कंडीशन वाला मदर को हमको मेथर्जिन नहीं दे सकता, ठीक है। उसका डोज 0.2 mg IM बोलते हैं भारत सरकार, और स्लो आईवी। अभी आपने सोचा पिटोसिन दे दिया, मेथर्जिन भी दे दिया, फिर भी ब्लीडिंग चालू है, नेक्स्ट दवाई कौन सा देते हैं? क्या सिखाया? पिटोसिन दे दिया, काम नहीं हो रहे, मेथर्जिन दे दिया, काम नहीं हो रहे, तीसरा दवाई कौन सा सिखाया था? साइलेंट इंजेक्शन प्रोस्टेडिन, इंजेक्शन प्रोस्टेडिन। वीर हॉस्पिटल ने फिर से कमेंट करा है। यस, अच्छा, ओके। मैडम ने हाँ मैडम ने लिखा था मिसोप्रोस्टोल, हाँ, कार्बोप्रोस 250 माइक्रोग्राम, ओके, प्रोस्टेडिन, दैट इज प्रोस्टेडिन 250 माइक्रोग्राम। उससे भी काम नहीं हो रही, तो हमारा लास्ट दवाई है मिसोप्रोस्टोल। लेकिन मैम उसका डोज थोड़ा, आपने बोला थोड़ा वीर हॉस्पिटल कम है, मिसोप्रोस्टोल का डोज पीपीएच में है तो वो 800 माइक्रोग्राम, अगर 200 या 600 का गोली है तो 2 गोली, एक 200 का और एक 600 का, तो पूरा 800 माइक्रोग्राम है। 800 माइक्रोग्राम है मिसोप्रोस्टोल का डोज, वो पर रेक्टम देने के लिए भारत सरकार बताती है पीपीएच कंडीशन पे, ठीक है। तो ये 4 दवाइयां है, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 20 यूनिट, उसके बाद दूसरा दवाई है इंजेक्शन मेथर्जिन 0.2 mg,
दूसरा है इंजेक्शन प्रोस्टेडिन और कार्बोप्रोस्ट 250 माइक्रोग्राम। फोर्थ शब्द वाला दवाई है हमारा मिसोप्रोस्टोल टैबलेट, मिसोप्रोस्टोल 800 माइक्रोग्राम, 800 माइक्रोग्राम। अभी सोचो ये पूरा दवाई आपने कोशिश किया, अभी तक डॉक्टर आया नहीं है सर और मैडम आने के लिए, अभी भी 5-10 मिनट लग रहे हैं, तब 15 मिनट लगेंगे सर, बहुत ट्रैफिक में अटक हो गया है। तो वही टाइम अभी हम स्टाफ नर्स ही है, वो पेशेंट को माँ को ज्यादा, मम्मी को तो ब्लीडिंग चालू ही रहता है, सो सर आने तक और मैडम आने तक मम्मी को बचाने के लिए हमने आपको 3 और टेक्निक्स भी सिखाया था। वो 3 टेक्निक्स का नाम मेरे को बता सकते हैं क्या कोई भी प्लीज? कैथेटराइज केलेला आहे, कैथेटर कैथेटराइज हमने ऑलरेडी किया। ये ब्लीडिंग कम होने के लिए 3 टेक्निक्स हमने सिखाया था, और टेक्निक में सिर्फ नाम लता हॉस्पिटल इज टॉकिंग। लता हॉस्पिटल आप बताइए। हाँ, लता हॉस्पिटल बता दीजिए मैडम प्लीज। बताओ सिस्टर जी, आप लोग को पता है, अच्छे से बताओ। हाँ हाँ हाँ, क्या सिस्टर? मैडम उसका फोटो इन्सर्ट करायचं। हाँ हाँ हाँ, एनएसटी त्याला पूर्ण का नाम याद है क्या? ठीक है, वेरी गुड। वो अपने कॉन्डम का टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं। वो एक टेक्निक था, उसमें क्या करते हैं, हमने कॉन्डम एक कैथेटर में टाई करते हैं, देन हमने क्या करते हैं, वो हमने यूट्रस के अंदर लेकर जाते हैं, उसके बाद उसके अंदर हमारा NaCl भरते हैं, देन भरने के बाद उसके वो प्रेशर के हिसाब से हमारा यूट्रस का वो वाल पे ब्लीडिंग कम होने के लिए हमने कोशिश करते हैं। मैं आपको उसका फोटोज दिखाती हूँ, सबको थोड़ा जल्दी याद आएंगे। उसके साथ मैं आपको 2 और TCM भी आपने सिखाया था, वो आपको पता है क्या? तो और टेक्निक भी हमने आपको सिखाया था, याद है? तो और टेक्निक सिखाया था, वो याद है क्या? किसी को याद है कॉन्डम का? ठीक है सर, हमने वी विल शो द फोटो। ये फोटो आपको दिख रहे क्या? आप लोग को फोटो दिख रहे क्या? हाँ, ये टेक्निक कल हमने लास्ट हफ्ते में सिखाया था। देख रहे क्या है, यूट्रस को पकड़कर दबा रहे, एक हाथ अंदर से जा रहे, एक हाथ ऊपर से, दोनों हाथ को यूट्रस को पकड़ के दबा रहे, प्रेशर दे रहे। बाई म्हणजे 2, मैनुअल म्हणजे हाथ, बाई मैनुअल दोनों हाथ से यूट्रस को पकड़कर प्रेशर दे रहे, वो एक टेक्निक। दूसरा टेक्निक था, वो उसका नाम है आयोटिक कंप्रेशन। आयोटिक कंप्रेशन म्हणजे फॉर एग्जांपल ये फोटो, ये आपको फोटो याद है क्या? लास्ट क्लास में सिखा रही थी। इसमें हमने क्या करते हैं ना सिस्टर जी, आप लोग अभी मेरे को एक बार देखो, मैं एक बार आप सबको बताती हूँ। तो फॉर एग्जांपल हमारे हॉस्पिटल में कोई भी एक टाइप वॉश बेसिन, लेबर रूम में वॉश बेसिन होते ना, वॉश बेसिन टूटा हो। हेलो, कौन बात नहीं कर रहे, प्लीज आप लोग म्यूट कर दीजिए, थैंक यू। तो कोई मैसेज भी आया है कुछ? ओके, पैकिंग इज नॉट एनकरेज, अच्छा सर का है, वेरी गुड, राइट। सो हमने क्या है कि हमने अभी आयोटिक कंप्रेशन के बारे में बात करते हैं। उसमें क्या करते हैं, सोचो आपका हॉस्पिटल में लेबर रूम या ओटी में आपके पास एक वॉश बेसिन है, वो टूट हो गया, उससे पानी पूरा लीकिंग होता है। तो हम क्या करते हैं, वो वॉश बेसिन को किधर से पानी आ रहा है, वो टैंक का वाल्व हमने बंद करते हैं, तो पानी नीचे तक नहीं आएंगे। सेम टेक्निक हम इधर भी यूज करेंगे, ठीक है। सो हमने क्या करेंगे, यूट्रस को किधर से ब्लड आ रहे हैं वो जगह हमने बंद करके रखते हैं, वो है आयोटा। सो उसका कंप्रेशन करते हैं, वो टेक्निक इसमें दिखाते हैं। वो आयोटा कैसा कंप्रेस करते हैं, प्रेशर करते हैं, उससे क्या होता है, यूट्रस को ब्लड नहीं पहुंचेंगे, सो उसके वजह से नीचे को ब्लीडिंग भी नहीं होते। ये आपको 2 टाइम पे कर सकता हूँ, ये थोड़ा मुश्किल का टेक्निक है, ज्यादा टाइम नहीं लिख सकता है। तो ये टाइम आपको 2 टाइम क्या है, अगर आप कॉन्टामिनेट के लिए सामान रेडी कर रहे तो उतना टाइम तक लिख पाएंगे। और सोचो टीयर है, डॉक्टर को फ्यूचर करना है, लेकिन ब्लीडिंग की वजह से दिख नहीं रहे, वो टाइम भी आपको एक स्टाफ को ये करके बैठ सकता हूँ, करके रुक सकता हूँ, दैट टाइम तुरंत डॉक्टर को सर्जरी कर सकता हूँ। तो ये भी एक टेक्निक है। लास्ट वाला है आपने बोला वाला कॉन्डम टैम्पोनाइट, वो भी आपको आपने बोला
कैथीटर अंदर डालने के बाद पानी भरेंगे, वो पानी के प्रेशर से यूट्रस का वाल का वो ब्लीडिंग पॉइंट्स कंट्रोल ब्लीडिंग कम करने के लिए हम कोशिश करते हैं। बस सो इतना ही था हमारा पीपीएच बारे में हमारा स्लाइड्स, इतना ही था, इतना ही हमको बात करने के लिए मैं चाहती थी आप लोगों को। सो और कुछ है तो आप बता दीजिए, आपको कुछ क्वेश्चन है? पीपीएच में और कुछ आपको बताना है, समझना है, कुछ डाउट है तो बोल दीजिए अभी प्लीज, अभी आप पूछ लीजिए। ओके तो मैं सोच रही हूँ आज का क्लास में कुछ टॉपिक में डाउट है, स्टैंडर्ड नंबर 3 और 4 पे कुछ डाउट है क्या? हमने डिस्कस किया मैनेजर को क्या क्या करना है, 3 के लिए 4 के लिए क्या क्या करना है रोल, वो सब आप लोग कर दीजिए। हम प्लीज हम आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप हमने चाहते हैं कि अभी एटलीस्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोग थोड़ा तो स्लोली शुरू करेंगे करके। एंड अभी सुरंजन सर, हेलो सुरंजन सर, आर यू देयर? सुरंजन सर और कुणाल सर, हेलो। Ranjan sir is there, but sir, yeah, he's on mute. थैंक यू सगैना, सबको धन्यवाद जो आप यहाँ पे अपना वक्त सिनेमल आप स्क्रीन स्टॉप कर दो शेयर। सो इसमें जो चीजें है ना, नाउ वी वांट एन एक्शन। हमको क्या चाहिए कि यहाँ से कुछ बदल अपने हॉस्पिटल्स में धीरे धीरे आना चाहिए। कुछ हॉस्पिटल्स ने ऑलरेडी चेंजेस कर लिए होंगे, बहुत अच्छी बात है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम जानना चाह रहे थे कि पिछले वक्त पीपीएच का सेशन हुआ था, तो कितने लोगों ने पीपीएच का जो किट था ना, वो बॉक्स, उसकी लिस्ट में बहुत अच्छे अच्छे फोटो दिखाए थे। तो आप हम बता पाएंगे ऐसे हाथ ऊपर करके या अंगूठा दिखा के कितने लोगों ने एक्चुअली ये पीपीएच किट बना लिए अपने हॉस्पिटल्स में? जैसे आज हमारे ग्रुप पे आया था मैसेज, अवंती हॉस्पिटल, वीर हॉस्पिटल, I can see Lata Hospital. I can see. मैं आपको एक मैसेज किया था फॉर द एप्रिसिएशन के लिए। Yes. श्री अम्बा है। रेडमी से कौन जुड़ा है, नाम नहीं पता इनका। आरएमएस हॉस्पिटल ने कर दिया, अवंती हॉस्पिटल ने भी कर दिया है, डॉक्टर दरक्षण के यहाँ भी हो गया है मोस्टली, डॉक्टर लीला महापुरे ने भी कर लिया। वाओ, बहुत अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड साइन। जो भी हम पढ़ाते जा रहे हैं, दिस इज फॉर एन एम टू इम्प्रूव आवर फैसिलिटीज कैपेसिटी, ठीक है। और ये सब ग्रुप में मिलकर करना है, एक आदमी से नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही कितने लोगों से हम जानना चाह रहे थे, वैसे एक्लेम्शिया का भी एक किट पढ़ाया था आपको, जिसमें सारे ड्रग रखते थे एक जगह पे ना। एक्लेम्शिया में मैग्नीशियम सल्फेट, किसी को याद है? सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग आप लोग ऐसे एक्लेम्शिया किट, प्री एक्लेम्शिया किट जो बना रहे हैं, प्लीज उसको अच्छी सी फोटो खींच के हम लोग को आप शेयर करिए, अपडेट करिए ग्रुप पे, ताकि सभी और लोग भी मोटिवेट हो आपके साथ। जी थैंक यू तनुश्री। और एक चीज हम बोलना चाहेंगे कि हमारे कुछ सेशंस हुए थे, उसके वजह से कुछ बदलाव अगर आपके हॉस्पिटल्स में आपने करवाया है, तो कृपया करके उसके फोटोग्राफ्स निकाल के उस ग्रुप में डालिए, ताकि बाकी लोग भी इनकरेज हो वो कुछ बदलाव करने के लिए। उसी के साथ में कुछ जगह पे बहुत अच्छे साइनेजेस बन चुके हैं, बना लिए हैं। कुछ जगह पे एसओपी, जैसे एएमटीएसएल का हमारा डिस्कशन हुआ था, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, माने तीसरे चरण का सघन प्रबंधन जता, उसके कुछ फोटोज बहुत अच्छे बनाए थे, बड़े बड़े। कुछ जगह पे वो बना के उन्होंने लैमिनेट करके लगा भी दिए हैं, ऐसे जगह भी हुआ है। तो अगर ऐसे नहीं हुआ है तो आपके जो भी प्रोग्राम ऑफिसर्स है हमारे, उनके संपर्क में आइए, उनसे बात कीजिए, उनसे ये सारे एसओपीज और ये सारी चीजें ले लीजिए, इसको कैसे करना है पूछ लीजिए उसके बारे में डिटेल में, और कृपा करके वो डिस्प्ले कर दीजिए, ताकि वो जो चीजें हैं वो हमारे सिस्टर्स और स्टाफ के लिए है। जो लेबर रूम में डिस्प्ले होने के सारे जो एसओपीज होते हैं, एएमटीएसएल हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हो गया, ये सारी चीजें जो है, अटोनिक पीपीएच मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। हम आपसे यही अनुरोध कर रहे हैं, जैसे लॉकडाउन अभी खुल गया, बहुत जगह से प्रिंटिंग की सुविधाएं चालू हो गई है, तो आप वो करके अपने लेबर रूम को अपग्रेड कीजिए उसकी, ताकि कभी अगर खुदा ना खास्ता कोई हम लोग भूल जाते हैं तो वो देख के याद आए। और इतना बड़ा जरूर बनाइए जो कि दूर से भी थोड़ा सा दिख जाए सिस्टर के लिए। छोटा सा निकाल के रखेंगे तो वो दैट विल नॉट सॉल्व द पर्पस, ठीक है। कितने लोगों ने पार्टोग्राफ भरना शुरू किया? आई वांटेड टू नो।
यस, RMH ने थम्स अप बहुत जबरदस्त किया है, वेरी गुड। वाओ, श्री अम्बा ने भी बहुत अच्छे से किया है, वेरी गुड। पार्टोग्राफ किसने भरना शुरू किया है अभी? 2 और अवंती हॉस्पिटल भी टिकटॉक दिखा रहे थे। अवंती हॉस्पिटल इज आल्सो देयर। डॉक्टर दरक शाह के यहाँ का भी हॉस्पिटल शायद बोल रहा है। मैम आपके यहाँ पे इन्होंने चालू कर दिया है? फातिमा हॉस्पिटल आपने शुरू कर दिया है? हाँ, ओके, उन्होंने अपडेट कर। ओके, सो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अच्छा सा भरा हुआ पार्टोग्राफ नॉर्मल डिलीवरी का आपने अगर भरा है तो उसका अच्छा फोटो निकाल के अपने ग्रुप में जरूर डालिए ताकि सारे लोग भी सीखेंगे, ठीक है? अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे बेशक हमारे डॉक्टर, हमारे जो प्रोग्राम ऑफिसर्स है उनके संपर्क में आइए, उनसे क्लैरिफाई कर लीजिए अगर कुछ दिक्कतें होती है, क्योंकि ये सारी चीजें हमको नहीं, हमारे स्टाफ मेंबर जो है, हमारे नर्सेस को कोई ना कोई जो अभी आकलन करता होता है, असेसर होता है, वो आके पूछता है। तो सुदेश दोषी हैं, वो दिखा रहे हैं कुछ सर। ओके ओके ओके, अनम्यूट कर आप लीजिए सर। उनको पिन स्क्रीन करेंगे तो बड़ा हो जाएगा क्या तनुश्री? आई एम जस्ट ट्राइंग। हाँ, व्हाट इज दैट? ओके, डॉक्टर दोषी के यहाँ से बड़ा अच्छा दिख रहा है, आई थिंक सो। ओके, ओहो वाह, उन्होंने पार्टोग्राफ भरना शुरू कर दिया है। थैंक यू टीम फ्रॉम डॉक्टर सुदेश दोषी हॉस्पिटल, ग्रेट। सो इसके अलावा हम ये जानना चाह रहे थे ना, कुछ साइनेजेस हम पिछले वक्त भी डिस्कस किए थे, जैसे फायर से जुड़े चीजें, फायर एक्सटिंग्विशर, रेस पास वगैरह, ये चीजें अगर नहीं किए हैं कृपा करके उसके साइनेजेस अपने इसमें करिए। अगर कोई उसका इल्म नहीं है, पता नहीं चल रहा है, तो आप कृपा करके हमारे प्रोग्राम ऑफिस के संपर्क में आइए, वो आपको मदद करेंगे उसके लिए। सो ये सारी चीजें हैं मेरे पास थी। कुछ बहुत सारे अच्छे सेशंस हमारे ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर भी हुए थे कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन हमारे सारे स्टाफ मेंबर्स का होना चाहिए, नहीं हुआ है तो उनकी एक फाइल होनी चाहिए। अगर ऐसी नहीं है, अगर आपके ह्यूमन रिसोर्स का फाइल आपने बनाया नहीं है तो कृपा करके बना लीजिए जरूर, ये सारी चीजें पूछी जाती है। ओके, so any more questions, queries? Yes, there is Nimon? one more request to MPR के बारे में बात करने के लिए। हाँ, yes, please go ahead, बोलो go ahead। हाँ, ठीक है सर, एक्चुअली रुद्रप्पा वांटेड टू स्पीक, इसलिए भी अनम्यूटेड। नहीं, बात कर रहे हैं, मैं जस्ट बताया कि उसके बारे में भी बताइए कि सभी स्टाफ अपने। We have got some very good facilities from कोल्हापुर, बेसिकली जिनको हमारे प्रोग्राम ऑफिसर रुद्रप्पा सपोर्ट करते हैं। तो ये जो डेटा है ये बेसिकली सर्वेलेंस का पार्ट होता है। इसमें आपको जो आप गवर्नमेंट को देते हैं वैसे ही डेटा होता है, उससे भी कम ही होता है। वो दर महीने, इट इज वेरी सिंपल, 5 से 10 मिनट में वो हो जाता है। जब वो आपका लॉगिन करके आप उसमें डाल देते, वो उसका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में सबको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है, उसको सिर्फ हर महीने के महीने 3 तारीख तक के कृपा करके भर दिया जाए। अगर आपको उसमें कोई दिक्कतें आती है तो हमारे प्रोग्राम ऑफिस के संपर्क में आइए, वो आपको हेल्प कर देंगे। और कुछ कांग्रेचुलेशन फ्रॉम फैसिलिटीज जो कोल्हापुर से है, जिन्होंने बहुत अच्छा पिछले 3 महीने का महीना दर महीना सारा डेटा पूरा भर दिया। ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत सिंपल डेटा है। वही डेटा है जो हम लोग लेबर रूम में और ओटी में कैप्चर करते हैं, मैटरनल ओटी में, वही सारा डेटा है। अगर कुछ दिक्कतें हैं तो हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स के साथ में आप बात कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। ओके रुद्रा, आई वांट टू जस्ट ऐड वन थिंग। यहाँ पर है ना, आपको अगर दिक्कत आता है ना एमपीआर भरने में, उसका सॉफ्ट कॉपी जो है व्हाट्सएप में आपका प्रोग्राम ऑफिसर आपको शेयर करेंगे। जस्ट हैव अ लुक इन दैट। ओके, अगर आपको पॉइंट्स याद नहीं रहे, 1 महीने का उनको भर के उनको भेजिए पहले। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो उनके साथ डिस्कशन करिए, उनको वैलिडेशन करवाइए। एक बार आप समझ गए ना, आपको नेक्स्ट मंथ से भरने के लिए आपको ईजी हो जाएगा। आप उसको इसमें भी अपलोड कर दीजिए, आपका मान्यता में है ना, इजी अपलोड करने का प्रोसेस भी इजी है। आपका प्रोग्राम ऑफिसर आपको समझाएंगे इसके बारे में। यस, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक फीडबैक फॉर्म का मैंने लिंक शेयर किया है चैट बॉक्स में, प्लीज उस पर क्लिक करिए और फीडबैक दीजिए। आपको आज का सेशन कैसा लगा, वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। चैट बॉक्स में यस, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। प्लीज मेक श्योर कि आप अपना फीडबैक जरूर दें। चैट बॉक्स में तनुश्री ने लिंक भेजा है, उस लिंक पे जाइए। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको देनी होती है। तो अगर कहीं कोई दिक्कत हो जाती है एसओपी बनाने में,
कहीं कोई दिक्कत हो जाती है, एएमसी का फॉर्मेट पता करते, तो हम आपको हेल्प करने के लिए सदैव तत्पर है वहाँ पे। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये सेम लिंक मैं आपको ग्रुप पे भी शेयर कर रही हूँ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि आप अगर यहाँ पे नहीं क्लिक कर पा रहे हैं तो आप प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके एक बार क्लिक करके फिलअप कर दीजिएगा फॉर्म। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट फ्राइडे वी विल सी यू। ओके, बाय बाय एवरीवन।